नमस्कार और गंगा एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज की इस वीडियो में धारा 4, 5 और 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में बटा है। तो पहला भाग है धारा 4 और 5। जब भी हम किसी क्राइम सीन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हथियार, फिंगरप्रिंट्स, राइट, डीएनए सैंपल्स। लेकिन क्या हो अगर किसी केस का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सबूत कोई चीज हो ही ना, बल्कि मौके पर अचानक निकली कोई चीख या कोई कही हुई बात हो? तो चलिए आज शब्दों की इसी ताकत को कानूनी नजरिए से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या अचानक इन द हीट ऑफ द मोमेंट निकली कोई बात अदालत में इतनी मजबूत मानी जा सकती है कि वो किसी को सजा दिला दे? चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल का जवाब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैटिन टर्म में छिपा है, रेस गेस्टे। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आई नो, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और पावरफुल है। अब कमाल की बात यह है कि रेस जेस्टे शब्द आपको भारत के कानून की किताबों में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है, इसकी जो आत्मा है, वो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कानून ये मानता है कि जो बातें घटना के दौरान एकदम स्पॉन्टेनियसली कही जाती है ना, वो सच्ची होती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त झूठ गढ़ने का, कहानी बनाने का समय ही नहीं होता। तो लीगल बुक्स में ये प्रिंसिपल हमें कहाँ मिलता है? चलिए देखते हैं। ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4, जो रेस गेस्टे के आइडिया को एक लीगल फॉर्म देता है। तो ये सेम ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? बेसिकली इसका मतलब ये है कि कानून सिर्फ मेन क्राइम को नहीं देखता, बल्कि उससे तुरंत पहले, उसके दौरान और तुरंत बाद हुए हर शब्द, हर एक्शन को एक ही कहानी का हिस्सा मानता है। कानून का इलस्ट्रेशन ए इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए अगर किसी की पिटाई हो रही है तो उस दौरान हमलावर, विक्टिम या पास खड़े किसी भी बाईस्टैंडर की चीखें, बातें या हरकतें, ये सब उस घटना का हिस्सा हैं और इसीलिए इन्हें अदालत में सबूत माना जाता है। और ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, ये एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है, जैसा इलस्ट्रेशन बी दिखाता है। मान लीजिए कोई एक विद्रोह में शामिल है, तो उस विद्रोह से जुड़ा हर काम, चाहे वो अलग अलग जगहों पर भी क्यों ना हुआ हो, एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा माना जाएगा। और ये इलस्ट्रेशन दिखाता है कि सेम ट्रांजैक्शन सिर्फ एक जगह तक ही लिमिटेड नहीं है। जैसे यहाँ एक सामान अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कई हाथों से गुजरता है। कानून के लिए यह हर एक डिलीवरी एक ही बड़ी कहानी की एक-एक कड़ी है। ओके, सो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल में रियल लाइफ में कैसे काम करता है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही फैसिनेटिंग सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये मामला है हाडू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा का। और ये केस हमें दिखाता है कि कैसे एक अनजान व्यक्ति के कुछ शब्द पूरे मामले का रुख मोड़ सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, भीम पांडा का शव मिला है और शक है हाडू पर। कहानी में एक इम्पॉर्टेंट विटनेस है PW6, जो एक कार ड्राइवर है। वो देर रात अपनी गाड़ी लेकर हाडू के घर के सामने से गुजर रहा था, तभी उसका रास्ता एक दूसरी गाड़ी ने रोक लिया। और ठीक उसी वक्त उस गाड़ी के पास खड़े एक अनजान आदमी ने कार ड्राइवर से ये शब्द कहे। अब ध्यान दीजिए, ये कोई सोची समझी गवाही नहीं थी, ये बस उस पल की सच्चाई थी जो एकदम स्पॉन्टेनियसली निकली। और उस एक बयान की ताकत देखिए। सेशंस कोर्ट ने इसे घटना का हिस्सा मानकर हाडू को सजा दी। मामला हाईकोर्ट गया, वहां भी सजा बरकरार रही और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। ये साबित हो गया कि वो स्पॉन्टेनियस बयान कितना ज्यादा अहम था। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि जो चीजें घटना के साथ साथ हो रही हैं वो रेलेवेंट है, पर लॉ ना इससे भी एक स्टेप आगे जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 5, जो घटना के कारण और उसके प्रभाव को भी सबूत मानता है। सेक्शन 5 जो है वो एविडेंस के स्कोप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये बेसिकली कहता है कि वो फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं जो किसी अपराध का अवसर यानी ओकेजन, कारण यानी कॉज या प्रभाव यानी इफेक्ट बनते हैं। ये सेक्शन 4 को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इलस्ट्रेशन को देखिए।
अगर किसी के साथ डकैती होती है तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसने डकैती से ठीक पहले किसी को अपने पैसे दिखाए थे। क्यों? क्योंकि ये हरकत रॉबरी का अवसर या कारण बन सकती है। इसी तरह सेक्शन 5 प्रभाव यानी इफेक्ट को भी सबूत मानता है। हत्या की जगह पर मिले स्ट्रगल के निशान या पैरों के निशान, ये सीधे तौर पर अपराध का नतीजा है, उसका इफेक्ट है, और इसीलिए ये एक बहुत मजबूत सबूत होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हालात की स्थिति यानी स्टेट ऑफ थिंग्स पर भी लागू होता है। जहर देने के मामले में विक्टिम की सेहत पहले कैसी थी या उसकी आदतें क्या थीं, ये सब बातें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये दिखाती हैं कि आरोपी को जहर देने का अवसर मिला या नहीं। तो इन सब का मतलब क्या है? आखिर कानून में सेक्शन 4 और 5 इतने जरूरी क्यों हैं? Why does this matter? सिंपल सी बात है, ये सेक्शंस कोर्ट को एक इवेंट की सिर्फ एक सिंगल फोटो नहीं बल्कि पूरी की पूरी फिल्म देखने में मदद करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी जरूरी बात, कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो सच को समझने के लिए जरूरी है, वो नजरअंदाज ना हो जाए। और आखिर में एक सवाल, कानून स्पॉन्टेनियस बयानों को तो सबूत मानता है, पर एक कोर्ट ये कैसे तय करती है कि कौन सी बात सच में दिल से निकली है और कौन सी एक सोचा समझा झूठ? इस पर सोचिएगा जरूर। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 6 के बारे में। जब भी हम किसी जासूसी कहानी या किसी केस को सुलझाने की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ अपराध पर होता है, लेकिन कानून की दुनिया में कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं होती। असली पड़ताल तो उस घटना से पहले और बाद में हुए हर एक्शन से जुड़ी होती है। आज हम यही जानेंगे कि भारतीय कानून में किसी व्यक्ति का इरादा, उसकी तैयारी और उसका बर्ताव कैसे एक पूरे केस का रुख मोड़ सकता है। देखिए, ये कानून का एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। किसी भी जुर्म के पीछे का क्यों और कैसे साबित करना, ये अपने आप में ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, और इसी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6। ये धारा हेतु, तैयारी और आचरण से जुड़ी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम पहले इस नियम की बुनियाद को जानेंगे, फिर कुछ बहुत ही दिलचस्प अदालती उदाहरणों से इसे समझेंगे, और आखिर में हम कानून की उन बारीकियों पर भी गौर करेंगे जहां अक्सर मामले बनते या बिगड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अदालत में किसी भी घटना को अकेले में नहीं देखा जाता। उसके आसपास का जो पूरा संदर्भ होता है, यानी कि उस घटना से पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यही मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं, और यही संदर्भ एक केस को मजबूत या कमजोर करता है। तो ये सब कुछ जिस कानून की बुनियाद पर टिका है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। देखिए, ये धारा कानून को एक सीमित दायरे से बाहर निकालती है। ये इस बात की इजाजत देती है कि किसी व्यक्ति के इरादे क्या थे, उनके काम ने कहानी को कैसे असर डाला, इन सब पर गौर किया जाए। ये सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि क्यों हुआ और कैसे हुआ पर भी ध्यान देती है। तो धारा 6 के अंदर सबसे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, हेतु यानी मोटिव और तैयारी यानी प्रिपरेशन। ये दोनों हमें किसी भी काम के पीछे की सोच और उसकी प्लानिंग को समझने में मदद करते हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हेतु का मतलब है मकसद, यानी किसी काम को करने के पीछे का क्यों, वो वजह जो किसी को कुछ करने के लिए उकसाती है, और तैयारी है उस काम को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का कैसे। कानून इन दोनों को सबूत के तौर पर बहुत जरूरी मानता है, क्योंकि ये हमें किसी व्यक्ति के इरादों की एक साफ झलक देते हैं। मकसद और तैयारी के बाद अब आता है इस नियम का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू, आचरण, यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार या कंडक्ट। यानी कानून ये मानता है कि लोगों का बर्ताव, खासकर किसी घटना के ठीक पहले या फौरन बाद का बर्ताव, उनके मन की हालत को दिखाता है। क्या आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था? क्या उसने सबूत मिटाने की कोशिश की? इस तरह के एक्शंस अदालत को ये समझने में मदद करते हैं कि उस व्यक्ति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। सिद्धांत तो ठीक है, पर असल दुनिया में ये कानून कैसे काम करता है? चलिए कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों से इसे समझते हैं। ये असली अदालती मामलों से लिए गए उदाहरण हैं, जो इस नियम को और भी साफ कर देंगे। हमारा पहला उदाहरण जहर से जुड़ा एक क्लासिक मामला है। जरा सोचिए, ए पर बी की जहर देकर हत्या करने का आरोप है। अब प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित कैसे करेगा?
यहाँ कानून साफ कहता है कि ए का वो जहर खरीदना एक बहुत ही अहम सबूत है। क्यों? क्योंकि ये हत्या के लिए की गई तैयारी को दिखाता है। हाँ, ये अकेले ए को दोषी साबित तो नहीं करता, हो सकता है उसने जहर किसी और काम के लिए खरीदा हो, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन की कहानी में एक बहुत मजबूत कड़ी जरूर जोड़ता है। अब एक ऐसे मामले को देखते हैं जो अक्सर परिवारों में झगड़े की वजह बनता है, एक वसीयत की असलियत। सवाल ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट सच में ए की आखिरी इच्छा है या फिर ये नकली है? यहाँ भी तैयारी एक बहुत अहम रोल निभाती है। अगर कोई व्यक्ति वसीयत लिखवाने से पहले वकीलों से सलाह ले रहा है, उसके बारे में पूछताछ कर रहा है या उसके कई ड्राफ्ट बनवा रहा है, तो ये सारे काम इस बात का सबूत है कि वसीयत बनाने का एक सोचा समझा इरादा था। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था जिससे उस डॉक्यूमेंट की सच्चाई और बढ़ जाती है। अब हम आचरण के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को देखते हैं। अपराध होने के बाद आरोपी का व्यवहार कैसा होता है, ये अक्सर किसी भी मामले की दिशा तय कर देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल लीगल प्रिंसिपल है। जब कोई आरोपी सबूत मिटाने लगता है या गवाहों को डराता धमकाता है, तो कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पर एक बेगुनाह इंसान ऐसा नहीं करता। इस तरह का व्यवहार इस तरफ इशारा करता है कि वो व्यक्ति कुछ छिपा रहा है, जिसे हम गिल्टी कॉन्शियस या अपराध बोध भी कहते हैं। हमारा आखिरी उदाहरण फिल्मों और असल जिंदगी दोनों में बहुत आम है, जुर्म की जगह से भाग जाना। लेकिन क्या भागने का मतलब हमेशा यही होता है कि इंसान दोषी है? यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात है कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ भागना शायद उतना बड़ा सबूत न हो सकता है वो व्यक्ति डर गया हो, लेकिन जैसे ही कोई चिल्लाता है कि पुलिस आ रही है और आरोपी फौरन भाग खड़ा होता है, तो उस भागने के एक्शन को एक नया और बहुत शक्तिशाली मतलब मिल जाता है। अब ये सिर्फ भागना नहीं बल्कि कानून से बचना माना जा सकता है। तो हमने बुनियाद और उदाहरण तो देख लिए। अब कानून की उन बारीकियों पर आते हैं जहां वकील बहस करते हैं और जज फैसला सुनाते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं पर होता है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। कानून के हिसाब से सिर्फ कुछ कह देना आचरण या कंडक्ट नहीं माना जाता। शब्दों के साथ कोई एक्शन जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई लूट के 1 घंटे बाद दोस्त को बताता है कि मुझे लूट लिया गया, तो ये सिर्फ एक बयान है। लेकिन अगर वही इंसान कांपते हुए फटे कपड़ों में सीधे पुलिस स्टेशन भागकर शिकायत करता है, तो उसका ये पूरा एक्शन, उसका भागना, शिकायत करना, उसकी हालत, ये सब मिलकर आचरण माना जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि बयान रेलेवेंट कब होते हैं? वो तब रेलेवेंट होते हैं जब वो किसी के आचरण को प्रभावित करते हैं या उसे समझाते हैं। हमारे भागने वाले उदाहरण को फिर से याद करिए। पुलिस आ रही है, ये वाक्य अपने आप में कुछ भी साबित नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये वाक्य ए के भागने का कारण बनता है, ये अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ए के आचरण को एक कॉन्टेक्स्ट देता है और इसीलिए ये अदालत में एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। तो हेतु, तैयारी और आचरण के इस कानूनी सफर में हमने क्या सीखा? चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो धारा 6 का सार यही है। हेतु हमें किसी काम का कारण बताता है, तैयारी हमें उसकी योजना दिखाती है और आचरण हमें उस घटना के प्रति व्यक्ति का व्यवहार दिखाता है। ये तीनों मिलकर अदालत के सामने एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं जिससे सही न्याय करना आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब भी आप कोई क्राइम शो देखेंगे, तो क्या आप सबूतों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखेंगे या फिर एक वकील की नज़र से? अब आप जानते हैं कि हर छोटी बड़ी हरकत के पीछे एक कानूनी महत्व छिपा हो सकता है, और ये सिद्धांत आपको अब हर कहानी में नजर आएगा। इस सत्र को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें।